नमस्कार, मैं हूं चांदनी धवन। कोरोना काल में एक नई बीमारी ने देश में हड़कंप मचा दिया है। अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जो जानलेवा भी साबित हो रहा है। यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बाद दोनों प्रदेशों की सरकार भी अलर्ट हो गई है। योगी सरकार ने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अस्पतालों में दवा और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था का आदेश दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या है ब्लैक फंगस, ये किन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम न्यूज स्पेशल में ब्लैक फंगस और सरकार की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। तो ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि नाक बंद होना, नाक के अंदर काली सतह होना, त्वचा पर काले निशान बनना, गालों पर सूजन होना, आंखों में सूजन होना, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। त्वचा पर काले चकत्ते बन जाना और इसके साथ ही साथ जो संक्रमण के लक्षण हैं वो क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। ब्लैक फंगस से बचाव, स्टेरॉइड से कैसे हमें बचना है वो भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर से फौरन संपर्क करें। ब्लैक फंगस से बचाव हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से रिकवरी के बाद सावधान रहे, धूल वाली जगहों पर मास्क पहन कर रखें, ये बेहद ज़रूरी बातें हैं। साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़, बीपी को कंट्रोल में रखें। स्टेरॉइड का सेवन कम करना है, क्योंकि स्टेरॉइड को लेकर लगातार सवाल भी लोगों के मन में है। लोग लगातार अपने मन से यानी अपना ट्रीटमेंट वो खुद कर रहे हैं और वो खुद अपनी तरीके से स्टेरॉइड ले रहे हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको नजर आते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है, तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और डॉक्टर जिस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए कहता है आपको वैसे ही ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि लोग आज के समय में खुद सेल्फ ट्रीटमेंट करने लग रहे हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक है। तो देखिए, ब्लैक फंगस के लक्षण आपको बता रहे हैं। नाक बंद होना, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। आंखों और गालों में सूजन होना, नाक के अंदर काली सतह जम जाना और इसके साथ ही साथ देखिए किस तरीके से त्वचा पर काले छित्ते बन जाना, ये सब आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप सावधान हो जाइए, डॉक्टर से संपर्क करिए और बिना डॉक्टर के संपर्क में रहकर ही आप किसी भी दवा को ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जिस तरीके से लगातार सिम्टम्स बदलते जा रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और चलिए इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ तुलिका चंद्रा, हेड ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है केजीएमयू की, डॉक्टर सुमन निदेशक है हीलिंग ट्री, विनय पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ डॉक्टर हैं, और इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार ब्लैक फंगस है क्या, लोगों के मन में जो भ्रांतियां उन्हें कैसे दूर किया जाए। पहले डॉक्टर तुलिका आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस है क्या, क्योंकि लोगों के मन में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर तुलिका। ब्लैक फंगस एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन तो हर वक्त से ही है, बहुत वर्षों से रहता है, लेकिन इस बार ज्यादा फैल रहा है क्योंकि कोविड की बीमारी जो सर्वोपरि है उसके इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से इम्यूनो सप्रेस हो जाते हैं, मतलब बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जब बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है वो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जिसमें एक फंगल इन्फेक्शन भी है, इनको ग्रो करने के चांसेस मिल जाते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले बंदों को इतना अफेक्ट नहीं करते। और उसी के कारण से ये ब्लैक फंगस को, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसको मौका मिल गया ग्रो करने का। और आपको एक बात बता दें, फंगल इन्फेक्शन बड़े रेजिस्टेंट होते हैं, आसानी से ठीक नहीं होते हैं, काफी लंबा ट्रीटमेंट चलता है। और कोविड जैसी बीमारी जिसमें ऑलरेडी इतनी बॉडी को ट्रॉमा पहुंच चुका है, वहां ये अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत बार जानलेवा हो जाता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर सुमन बता रही हैं कि ब्लैक फंगस क्या है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। डॉक्टर सुमन भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर सुमन, क्योंकि अगर सिम्टम्स की बात करें तो लगातार सिम्टम्स बदलते जा रहे हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स नजर आए जिसके बाद हम पूरी सावधानी बरतें और तुरंत हम डॉक्टर से संपर्क करें? जी, ये ब्लैक फंगस बहुत रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकोमाइकोसिस से होता है। इट वाज अर्लियर कॉल्ड एज जाइगोमाइकोसिस। ये उनमें होता था जो कि आईसीयू, प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू वाले पेशेंट होते थे, या जिनमें कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी वगैरह होती थी, या एचआईवी पेशेंट्स होते थे, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी ये पहले देखा जाता था। पर इस समय ये दूसरी लहर में ये अभी म्यूकोमाइकोसिस के केस पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं।
वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा है स्टेरॉइड और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग लाइक टोसिलिजुमैब का सेवन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है ये देखिए, फेशियल फाइंडिंग्स क्या होगी, अगर चेहरे पे आपको दर्द होना, सूजन आना, या ऑर्बिटल फाइंडिंग यानी आंखों के आसपास काले घेरे बनना, सूजन आना आंखों में दर्द होना। इंट्राऑरल फाइंडिंग्स में आपके मसूड़े या तालू में कालापन पड़ना, और इसमें जो है आपकी पल्मोनरी फाइंडिंग्स में आपको चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्पनिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फाइंडिंग्स में होता है पेट दर्द होता है। सीएनएस फाइंडिंग्स में आपके हेडेक हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं क्लिनिकली कि अगर कोई भी लक्षण इसमें से आपको दिखें तो आप डॉक्टर से तुरंत इमीडिएटली आप सलाह परामर्श लें और उनसे कांटेक्ट करें कि जी हमें ये लक्षण हो रहे हैं और इनका क्या सॉल्यूशन है या कारण है। तो ये कोई भी अगर लक्षण इसमें से अगर आपको दिखें तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। बिल्कुल डॉक्टर सुमन, क्योंकि ये जो लक्षण दिखते हैं वाकई लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर विनय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, ये बहुत कॉमन से लक्षण है जो कभी भी किसी को हो सकते हैं, लेकिन इसके होने के बाद अब ये चांसेस बढ़ गए हैं कि ब्लैक फंगस हो सकते हैं। इसको कैसे जज किया जाए और कैसे हमें कब कितना सतर्क हो जाना चाहिए ब्लैक फंगस को देखते हुए? देखिए, जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया और आपने अपने इंट्रोडक्टरी नोट में बताया, तो उससे बड़ा क्लियर है कि ब्लैक फंगस में सबसे ज्यादा सतर्क होने की उन लोगों को जरूरत है जिनका पहले से कोई इलाज चल रहा है और उसमें स्टेरॉइड यूज हो रहा है, या जिनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है। मगर अब जो ब्लैक फंगस के ज्यादातर केसेस आ रहे हैं वो जो ये चाइनीज निर्मित या वुहान निर्मित जैविक हथियार बनाया गया है, उससे जो लोग या कोविड से पीड़ित हो जा रहे हैं और जब वो अपना इलाज करा के लौट रहे हैं तब उनमें ये केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कोविड क्या कर रहा है कि मल्टीपल टाइप से पूरे बॉडी पे अटैक कर रहा है। और जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी नोट में बताया, एक चीज से मैं असहमत हूं कि पेशेंट अपने आप स्टेरॉइड ले रहा है। आप बताइए पेशेंट के पास तरीका क्या है? अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो डॉक्टर के पास भी कोई तरीका नहीं है। अगर उसे बचाना है इस हथियार से, इस जैविक हथियार से या कोरोना से, तो उसको स्टेरॉइड देना पड़ रहा है। कोई डॉक्टर मिसयूज नहीं करता है स्टेरॉइड का, मजबूरी में देता है, और उसका जो परिणाम स्वरूप निकल रहा है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जा रहा है और उसके बाद उससे इस तरह का जो कहते हैं साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ब्लैक फंगस से जो बचने का एक ही तरीका है कि गांव-गांव में कोविड का, या जो हम कहते हैं कि जो भी ये जैविक हथियार बनाया गया है उससे पीड़ित लोगों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और उचित समय पे उनका इलाज शुरू कर दिया जाए, जिससे उनके स्टेरॉइड देने तक की नौबत ना आए। डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, पेशेंट की कोई गलती नहीं है। आप बताइए, हम आप कभी भी दवा ठीक रहने पे तो लेने नहीं जाते हैं, हम तो मजबूरी में दवा ले रहे हैं ना आजकल। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही किसी दवा को हम लेते हैं। लेकिन डॉक्टर तुलिका, क्योंकि लोग तो कोरोना को अच्छे से समझ गए हैं कि कोरोना क्या है, लेकिन ब्लैक फंगस को लेके लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं और वो ये जानना चाहते हैं बहुत आसान से शब्दों में, आसान से भाषा में, कि क्या है ये और कैसे इससे बचा जा सकता है। फंगल इन्फेक्शन है जो मतलब आप सोचिए इन्फेक्शन है जो कोरोना के बाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बचने का तरीका ये है कि ज्यादातर लोग देखिए जो ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं और स्टेरॉइड थेरेपी उनकी चली रही होती है, तो ये नाक में यूजुअली होता है। तो अपना जहां भी आपको नाक के क्रस्ट थोड़ा सा दिखाई दे या गंदगी दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें। लेकिन उससे पहले जब भी वो ऑक्सीजन की प्रोंग्स लगाएं तो साथ में मतलब उसको साफ करते रहें रोज, नॉर्मल सलाइन से उसको साफ करने के बाद ही लगाएं। मतलब गंदगी हाइजीन जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो गंदगी या जो अस्वच्छ माहौल में या अस्वच्छ जो कहते हैं पर्सनल हाइजीन में ज्यादा ग्रो करते हैं। तो अगर उसको अवॉइड करेंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और जो जिस तरह का जैसे हर चीज में हाथ धोएं, जगह मरीज का काम कर रहे हैं, अपना कोरोना से ठीक होने के बाद भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, तो शायद हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है और अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन डॉक्टर सुमन, क्योंकि स्टेरॉइड को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं कि मरीज अपनी तरफ से स्टेरॉइड ले रहा है और अपनी तरफ से अपना ट्रीटमेंट वो कर रहा है, वो कितना खतरनाक हो सकता है और इसको लेकर दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? स्टेरॉइड एक ऐसी दो-धारी तलवार जिसको कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड है ये, जो उसको ये जीवन रक्षक के रूप में भी काम आती है और अगर इसका सेवन अगर आपने अपने मन से बिना डॉक्टर के परामर्श के किया तो उसका परिणाम स्वरूप बहुत ही घातक हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये तो अभी ये मोस्टली अभी कॉमन है और ये फर्स्ट लाइन ऑफ मतलब ट्रीटमेंट भी है कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपको ये ऑक्सीजन, स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट्स थेरेपी चलाई जाती है। वो तो चलो डॉक्टर का पर्सपेक्टिव है कि वो कितने रैशनल और जुडिशियल रोल में चला रहा है, वो डॉक्टर के सुपरविजन में है। पर अगर इसको बिना ज्ञान के या बिना सलाह के डॉक्टर से अगर आपने लिया तो इन कुछ निम्नलिखित पेशेंट्स में ये हानिकारक साबित हो सकता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में या बीपी के पेशेंट्स में या जो लोग एल्डरली हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, उनमें क्या है कि बोन्स वगैरह फ्रेजाइल हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको भी डॉक्टर्स के सलाह से ही परामर्श लेना चाहिए। तो इन सब स्थितियों में जो कि मैंने बोला ना ये डबल एज स्वॉर्ड है, तो इसलिए इसका जो सेवन है वो आप प्लीज़ डॉक्टर के सलाह परामर्श के बाद लीजिएगा। अपने मन से आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कोविड होता है या कोरोना से हम इन्फेक्ट होते हैं तो फर्स्ट 7 डेज जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें अगर हमने स्टेरॉइड दे दिया तो इसमें जो वायरल रेप्लिकेट करता है तो वो इसको एडजुवेंट का काम करता है। तो और इसमें जो स्टेरॉइड का सेवन अगर उन दिनों में किया तो ये इसमें वायरल लोड और वायरल रेप्लिकेशन को और तेजी से बढ़ा देगा। बिल्कुल, जिसमें कि जो अगर पेशेंट अगर नॉर्मल भी होगा तो वो भी क्रिटिकल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए प्लीज इसका जो सेवन है वो जुडिशली और रैशनलाइज तरीके से होना चाहिए, अपने मन से बिल्कुल ना लें। मेरी यही लोगों को सलाह है। बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर सुमन लगातार ये बता रही हैं कि लोगों को कैसे सतर्क रहना। स्टेरॉइड उनको तभी लेना है जब डॉक्टर उनसे कंसल्ट करके, जब डॉक्टर उन्हें कहे तभी ये लेना है। लेकिन डॉक्टर विनय, ये मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर कोई मरीज या कोई व्यक्ति अगर स्टेरॉइड लेता है तो उसे कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कितनी मात्रा में, कितने डोज लेना चाहिए उसे? देखिए, स्टेरॉइड बिना सुपरवाइज्ड, अंडर द सुपरविजन आप डॉक्टर ही लेना चाहिए। इसको मैं मीडिया चैनल पे या कोई भी बताता है तो मेरे हिसाब से गलत है। अपने हिसाब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट की तरह नहीं होता। तो स्टेरॉइड किसी भी कंडीशन में आप अंडर द सुपरविजन लेना प्रेफर करें, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप बता रही थी कि इसको पहचाने कैसे, तो दोनों तरफ अगर आपके किसी भी एक पोर्शन में सूजन आती है तब, आपके नाक से ब्लैकिश पानी गिरने लगता है तब, आंख के नीचे, आंख में जो नीचे रेडिशनेस हो तब, या हाफ द पार्ट में इधर राइट और लेफ्ट में अगर आपको पेन होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और खासकर आप अगर कोविड से रिकवर होके आए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट थे तो तुरंत करना चाहिए और आपको नमी वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए। एसी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, इससे बचाव संभव है सिर्फ। बिल्कुल, तो डॉक्टर विनय बता रही हैं कि एसी का जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल आप करें, क्योंकि अगर हमें कोरोना से बचना है, ब्लैक फंगस से हमें बचना है, तो इन बातों का हमें खासतौर पर ध्यान देना होगा। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अविनाश, जहां एक तरफ बड़ी चुनौती दिख रही है कोरोना से जंग जीतने की, वहीं दूसरी बड़ी चुनौती दिख रही है ब्लैक फंगस से जंग जीतने की, क्योंकि अब ब्लैक फंगस के भी मरीज जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने चांदनी। देखिए, लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में ऐसे मरीज मिले हैं जिनके अंदर ब्लैक फंगस पाया गया है और यही वजह है कि सरकार भी इसे लेकर काफ़ी सतर्क है, क्योंकि कल ही सरकार की तरफ से एक जन सूचना भी जारी की गई है जिसमें ब्लैक फंगस के लक्षण, इससे बचाव और उपचार के तरीकों की जानकारी दी गई है और सरकार लगातार इस चीज़ को लेकर लोगों को अवेयर करने का भी काम कर रही है। देखिए, हाल ही में जब ये पूरा मामला सामने आया, जब कुछ ऐसे मरीज मिले जिनके अंदर ये फंगस पाया गया, उसके बाद सरकार की तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी, जो कि राज्य स्तरीय कमेटी है जिसमें कि एसजीपीजीआई के डॉक्टर हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और सरकार ने इस फंगस को लेकर कहा कि इसका अध्ययन किया जाए और इसका किस तरीके से इलाज हो सकता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो एक प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने उस एक्सपर्ट कमेटी को बोला। लेकिन जिस हिसाब से मामले आ रहे हैं, सरकार भी सतर्क है और आपने देखा चांदनी की जो टीम 9 की बैठक होती है मुख्यमंत्री की, उस बैठक में कई बार इस ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा भी
की गई है। और कल की बात करूं तो कल चूंकि सरकार ने ये आदेश भी जारी किया है कि जो भी जितने भी सीएमओ हैं, जो भी जिला चिकित्सालय हैं और साथ में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको इस ब्लैक फंगस को लेकर कहा गया है कि वे एसपीजीआई के जो एक्सपर्ट हैं और जो एक्सपर्ट कमेटी है उनसे वो राय मशवरा ले सकते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। चंडीगढ़ में, लखनऊ की बात करें, मेरठ में भी कुछ ऐसे मरीज मिले, बनारस में कई 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मरीज मिले हैं जिनके अंदर ये फंगस पाया गया है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं, और दूसरी तरफ जो नया फंगस आया है ये काफ़ी गंभीर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो वैसे में जो ज़रूरी कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए सरकार उठा रही है और लगातार निर्देशित भी कर रही है। बिल्कुल अविनाश, और एक ये भी देखना होगा कि कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। डॉक्टर तुलिका, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी गई है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं, लेकिन क्या नए वायरस को देखते हुए क्या वैक्सीनेशन में भी बदलाव जरूरी है? अभी तो जो लेटेस्ट न्यूज है कि जो वैक्सीनेशन है ये सारे वेरिएंट्स को कवर कर रहा है। जो अभी तक जितने वेरिएंट्स हैं ये वैक्सीन उसको कवर कर रही है। तो अगर ये वाली वैक्सीन हम लोग को ठीक टाइम पे लग जाएंगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे वेरिएंट्स को कवर करने की वजह से हम इन्हें दबा देंगे और नया वेरिएंट्स के होने के चांसेस ऑलमोस्ट नगण्य हो जाएंगे। तो अब सारा हमारे लिए चैलेंज यही है कि हम कितनी जल्दी और कितनी सही तरीके से सब लोगों को वैक्सीनेट कर दें जिससे कि मैक्सिमम जो स्प्रेड है वो खत्म हो जाए। और तभी अब तो वैक्सीनेशन 18 के ऊपर सबके लिए खोल दी है। और जितनी जल्दी ये वैक्सीनेशन की ड्राइव हमारी होगी, इतनी बड़ी वैक्सीनेशन की ड्राइव है जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, उतनी जल्दी हमारे लिए ये सेफ्टी हो जाएगी। ये सब वेरिएंट्स को कवर करती है ये सारी वैक्सीन। बिल्कुल, तो वैक्सीन में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और जो नया वैक्सीन है, यानी कि चाहे कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, तो ये नया वायरस पे भी पूरी तरीके से काम करता है। लेकिन डॉक्टर सुमन, क्योंकि अगर नए वायरस की बात करें तो क्या जो हमारे अंदर एंटीबॉडी है वो नए वायरस को बाईपास कर सकता है? देखिए, जो हमारा डबल म्यूटेंट वायरस है, जो कि ये और ये जो नए वेरिएशन हमें हर जगह इसके वेरिएंट्स देखने को मिल रहा है, जिससे कि ये ज़्यादा घातक हो चुका है। तो जो हम अभी जैसे पिछली बार अभी कुछ महीने पहले ये हो रहा था कि जो RT-PCR है उसको ये बाईपास कर दे रहा है। तो इसके जो मोर्टेलिटी है और वो जो बाईपास करने की क्षमता है वो थोड़ा केसेस में ये एंटीबॉडीज वगैरह वो बाईपास कर सकता है। पर ये जो है कि हाँ, हमारा जो एंटीबॉडीज है और आफ्टर वैक्सीनेशन जो हमारी इम्यून सिस्टम और सारे कंपोनेंट्स इम्यून सिस्टम के जो बिल्डअप हो रहे हैं वो थोड़ा बहुत इसमें जो है कि हाँ, वी कैन कॉन्क्योर ऑन दिस ऑल्सो। तो ये कि वैक्सीनेशन ड्राइव ज़्यादा बढ़ाई जाए और वो जो इसमें जो ड्यूरेशन है वैक्सीनेशन का, पहले जो 4 से 6 हफ्ते था, अब ये 12 हफ्ते कर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो हेल्पर T सेल्स वगैरह और मेमोरी सेल्स वगैरह जो बन जाती है हमारी बॉडी में, वो एक मेमोरी सेल की तरह काम करती है। तो जब भी हमारा वायरस या एंटीजन जब भी उसमें प्रवेश करेगा तो ये है कि उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी और उससे लड़ने में सक्षम रहेंगी। तो लगातार हम इन बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक फंगस एक नई बीमारी सामने आई है जिसको लेकर लोग भी चिंतित हैं। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, सरकार, हर कोई चिंतित है कि एक तरफ जहां कोरोना की चुनौती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की भी चुनौती बहुत बड़ी नजर आ रही है। आखिर कैसे इससे पार पाया जाएगा, और इसी को लेकर हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो मौजूद है, लगातार इन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर विनय, आपसे जानेंगे, अगर स्टेरॉइड की बात करें और ब्लैक फंगस की बात करें, क्या है कनेक्शन इन दोनों का? दवा है तो आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता थोड़ी सी कम कर देती है। और जैसे ही ब्लैक फंगस पहले से भी होते थे, आप देखते होंगे जब आप अपनी बुक्स वगैरह रख देते थे तो जब वहां नमी होती थी तो ब्लैक कलर के दीवारों पे है वही ब्लैक फंगस है। बट उसमें वो कह रहा है कि जब आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हो जा रही है तो आप पे हावी हो जा रहा है, पहले आप पे हावी नहीं हो पाता था। बस यही इतना सा संबंध है। और इसका सबसे बढ़िया संबंध है कि कोविड के पेशेंट को, या हम कहें इस युद्ध में जो ये चाइना रूपी हथियार है, इससे जो पीड़ित पेशेंट है, इनको जल्दी से अगर हम डायग्नोज करके सिर्फ दवा से सही कर ले जाएं, इनको स्टेरॉइड थेरेपी ना करनी पड़े, तो ब्लैक फंगस से ज्यादा बचाव संभव है। दूसरा चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि ग्राम वैक्सीनेशन योजना चलाने की जरूरत है। गाँव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, नंबर ऑफ एक्सपर्ट कम है। सबसे पहले हमें अपने गांव के लोगों को बचाना है और गांव का लोग
या पीएचसी भी जो है वो गांव से बहुत दूर होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले हमको चाहिए कि गांव के लोगों को इस कोविड से तो चलिए, डॉक्टर विनय लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसे और क्या कनेक्शन है ब्लैक फंगस या फिर स्टेरॉइड की अगर बात करें। डॉक्टर तुलिका, अगर बात करें यहाँ पर, क्या कोरोना से ज़्यादा बड़ा खतरा है ब्लैक फंगस? इसे कैसे बचा जाए? और अगर खान पान की बात करें तो उसमें किस तरह से एहतियात बरतने की हमें ज़रूरत है? तो चलिए डॉक्टर तुलिका से जानेंगे, लेकिन डॉक्टर सुमन से जानते हैं। डॉक्टर सुमन, क्योंकि अगर बात यही लगातार हम कर रहे हैं, क्या कोरोना से ज़्यादा बड़ा खतरा है ब्लैक फंगस का? और अगर हमें इससे बचना है तो कैसे में बचना चाहिए, और खान पान को लेकर हमें किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने चांदनी जी। इससे लोगों में और अवेयरनेस पैदा होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो ये पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, जो डिस्चार्ज पेशेंट है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज डॉक्टर को इनका सघन पूरा परीक्षण करना चाहिए कि पेशेंट ठीक है कि नहीं। सबसे पहली बात डिस्चार्ज होते समय। और जब वो पेशेंट अपने घर पे पहुंच गया है तो कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम जो अभी डॉक्टर पैनल के द्वारा बताए गए उनमें से आप कभी भी दिखे तो आप तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करिए। और इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन ये है कि देखिए, जो पेशेंट स्टेरॉइड्स पे हैं या जो पेशेंट डायबिटिक है जी, तो उनको अपना शुगर लेवल बिल्कुल वो मेंटेन रखना चाहिए। कोशिश करें मेंटेन रखें कि जो हाई कार्ब्स डाइट है वो कम ले या प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा लें। तो इसमें क्या है कि वही डायबिटीज की जो डाइट है वो आप फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर, जो ऑक्सीजन थेरेपी पे जो पेशेंट घर पे हैं जी, उनको जो अपने ह्यूमिडिफायर में साफ पानी रखना चाहिए और नेजल ट्यूबिंग बार बार बदलनी चाहिए और नाक को सलाइन से 2 बार साफ करनी चाहिए। और इवन आपको आयोडीन जो आता है केमिस्ट की शॉप पे, आयोडीन सॉल्यूशन, उससे भी आप नाक साफ कर सकते हैं। और कुछ इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि नेजल स्पेकुलम, नेजल एंडोस्कोपी या केविट माउंट स्टेनिंग हम करते हैं। कंट्रास्ट एमआरआई से इसका डिटेक्शन हो सकता है, कंट्रास्ट सीटी स्कैन हो सकता है। बिल्कुल वही है कि और डायबिटिक काउंट अपना कंट्रोल करें। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट अगर बढ़ा हुआ है तो तुरंत एलएफटी और अपना केएफटी जांच कराया। और इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट पे मैं आऊंगी कि जिसमें इंजेक्टेबल लाइसोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भी देते हैं और एम्फोटेरिसिन बी 5 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट दिया जाता है इंजेक्टेबल। और यू कैन गिव अप टू 2 to 3 मिलीग्राम ऑल्सो, 2 to 3 ग्राम ऑल्सो। बिल्कुल डॉक्टर सुमन लगातार हमें बता रही है कि कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर तुलिका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अपने इम्यून को किस तरीके से हम बूस्ट करें ताकि हम दोबारा संक्रमित ना हो। देखिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें एक तो हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस बिल्कुल सही रखना चाहिए जी, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे पनीर है या जो अंडा खा सकते हैं जिससे कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। उसके साथ वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करिए। जितना ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड लेंगे उतना ज्यादा हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है स्ट्रॉन्ग होगी और हम उतना ज्यादा ही। बिल्कुल डॉक्टर तुलिका, तो लगातार यहाँ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए और दर्शकों को जागरूक करने के लिए कि लोग ये समझे कि आखिरकार कोरोना क्या है, ब्लैक फंगस क्या है और अपना बचाव हमें किस तरीके से करना है। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।